हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज लैब असिस्टेंट के जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सर्कुलर मोशन पे। मोशन क्या होता है, कितने प्रकार का है, कैसा होता है, ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन होता क्या है? आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसका क्या जीरो होता है? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इनमें से क्या चीजें जीरो होती है अगर कोई वस्तु वलयाकार परिपथ में घूम रही है? या फिर जरूरी नहीं वलयाकार, ऐसा भी हो सकता है इस परिपथ में घूम रही हो चाहे इस परिपथ में घूम रही हो, तो उस समय क्या चीज जीरो होती है? तो ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने, केवल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन पे। बढ़ते हैं आगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सर्कुलर मोशन करती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये क्या है? सब सर्कुलर मोशन करते हैं। अगर विस्थापन पूछा जाए इनका तो हमेशा विस्थापन शून्य होगा। वेग पूछा जाए तो वेग भी शून्य होगा, क्योंकि वो घूम रही हैं एक परिपथ में। जिस बिंदु से शुरू हो रही हैं उसी बिंदु पे खत्म, इसलिए विस्थापन जीरो तो वेग भी जीरो। लेकिन स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड होगी। स्पीड यानी कि चाल, आप चाल नापोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? दूरी तय करवा रहे हो सैटेलाइट या चंद्रमा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन यानी कि ये आर, कोई वस्तु आर त्रिज्या वाले या फिर आर रेडियस वाले किसी भी वलयाकार पथ में घूम रही, वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो क्या है? उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए, जो इसमें कुछ पद आएंगे, जैसे आपको निकालना होता है क्या? डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब देखिए, जो डिस्टेंस है, अगर वस्तु यहां पर है, कोई वस्तु ने यहां से शुरू किया, वो ऐसे में उसका वेलोसिटी v है, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो हर बिंदु पे जाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे में मिलेगी v, किसी भी बिंदु पे जाऊं v। तो यहां से यहां तक जाने में यहां पे भी इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी v, हर बार लीनियर होगी। उसने कोई कोण थीटा कवर किया होगा, थीटा में बदलाव आया होगा, पहले शून्य पे था फिर थीटा पे आ गया। आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और उसने यहां से लेके यहां तक की दूरी तय की, माना समय लगा उसे t सेकेंड। तो ये पूछा जाता है इसमें विस्थापन क्या हुआ, ठीक है। विस्थापन कहिए, इस समय विस्थापन कहेंगे तो आपको यहाँ पे से और यहाँ पे तो एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, तब आपका विस्थापन निकलेगा। इसमें दूरी कहिए, देखिए इसमें डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होगा? ए बिंदु से बी बिंदु तक कितना गया हो। तो इस समय जो डिस्टेंस निकालते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं उसे करते हैं थीटा। कितने कोण में परिवर्तन आया? वेलोसिटी ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है अल्फा। ये सिंबल हैं जो यूज होते हैं जब सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु घूमती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, देखिए अब इनमें संबंध भी तो होगा, जैसे हमारा होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो यहां क्या जाएगा? चाल कितनी है? ओमेगा, दूरी कितनी है? थीटा बटे टी। ये होता है हमारा चाल का सूत्र। और त्वरण का क्या होता है? एक्सेलरेशन का ए, इस समय अल्फा लिख रहे हैं जिसे हम, आप लोग अल्फा ऐसे भी लिखते हो, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? W अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप एक चीज देख लीजिए कि जो डिस्टेंस होती है वो किस में निर्भर करती है? कोण कितना बदला। वेलोसिटी किस पे करेगी?
कोण पे करेगी, और त्वरण भी किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किस पे कर रही है, कोण पे। तो यानी कि आप सिंपली एक चीज देख लीजिए, जब भी आपका सर्कुलर मोशन होगा सारी चीजें घूम फिर के कोण पे आएंगी। उसने कोण में कितना बदलाव किया, ये था कोणीय। जब भी आप एंगुलर की बात कर रहे हो कोणीय, लेकिन कई बार आपको पूछा जाता है कि लीनियर निकालो। लीनियर का मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा पिछले पार्ट में वो सब लीनियर था, रेखीय। अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन उसमें आपको रेखीय वेग कितना होगा, रेखीय त्वरण कितना होगा, ये ध्यान रखिए। रेखीय वेग कितना होगा, रेखीय त्वरण कितना होगा। तो रेखीय वेग होता है आपका आर यानी कि त्रिज्या गुणा गए ओमेगा, और रेखीय त्वरण होता है आपका v² अपॉन आर। रेखीय त्वरण होता है v² बटे आर, और रेखीय वेग होता है आर ओमेगा। इन दो सूत्रों को याद रख लीजिए, ये कभी ऐसे ही आ जाते हैं, ये ऐसे ही आ जाते हैं। और किस नाम से आते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय वेग के बीच संबंध, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार आकृति में घूमती है तो उस पर दो बल काम करते हैं। आप कुछ भी करो बल होगा ही होगा। अगर मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर रहा हूं तो मुझे बल लगाना पड़ रहा होगा, तब जाके साफ हो रहा होगा। ठीक, बल आपको लगाना ही पड़ेगा। लिखना है तो भी आप बल लगाते हो, कम ज्यादा ये हो सकता है, ये आपको मैं बल वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए एक वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या है आर। इसका उदाहरण देता हूं मैं। आप सभी ने छोटे में वो खेला होगा जिसमें पार्क में जाके गोल गोल घूमते हैं बैठ के, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं उसका। या फिर आपने मेले में चरखियों में बैठे होंगे जो गोल घूमती है। तो उस समय आपको क्या फील हुआ है कि आपको कोई फोर्स बाहर के लिए फेंक रहा है, कोई बल बाहर के लिए लग रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जो बल बाहर के लिए लग रहा है उस समय उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अपकेंद्रण, अपकेंद्रण बल। और उस बल को बैलेंस करता है दूसरा बल जो अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि जिस फोर्स से आपने पकड़ा हुआ है। देखिए कुछ ऐसा होता था, वो गोल, आप यहां पे खड़े हो, आपने अपने दोनों हाथों से इसे पकड़ा है और ये घूम रहा है ऐसे। आपकी बॉडी पे एक बल लग रहा होगा जो बाहर के लिए होगा, उसे बोल दिया है सेंट्रीफ्यूगल या फिर अपकेंद्रण बल। लेकिन जिस बल से आपने अपने को पकड़ा हुआ है, उन लोहे के डंडों को पकड़ा हुआ है, वही बल अंदर के लिए लग रहा है, वो कौन सा है, अभिकेंद्रण बल, जिसे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए आप यहां पे टिके हुए हो, क्यों, क्योंकि जो ये वाला F है वो इस F के बराबर होगा। मैं इसको F1 मान लेता हूं, इसको F2 मान लेता हूं। कंडीशन देखिए, जब F1 बराबर F2 होगा तो कहीं नहीं गिरोगे, आप वहां पे गोल गोल घूम रहे होंगे। दूसरी कंडीशन ये हो गया आपका नो फॉल। ठीक है, दोनों बल बराबर हैं, जितने बल से बाहर खींच रहा है आपने उतने ही बल से पकड़ा हुआ है, और सारा काम इसी पे होता है। अगर आपने उससे कम बल से पकड़ दिया, देखिए यानी कि जो बाहर के लिए बल लग रहा है वो ज्यादा हो गया उससे जिससे आपने पकड़ा हुआ है, तो आप क्या कर जाओगे, गिर जाओगे। गिरना, और कहां के लिए गिरोगे, बाहर के लिए गिरोगे। कहां के लिए गिरोगे, बाहर के लिए गिरोगे, ये ध्यान रखना। तीसरा आएगा आपका F2 ग्रेटर देन F1। जब आपका पकड़ने का बल ज्यादा होगा बाहर वाले बल से, तो आप तब भी टिके रहोगे, और ये दोनों एक समान कार्य करते हैं, ये दोनों एक समान कार्य करते हैं। अगर दोनों बल बराबर हैं तो भी आप अटके रहोगे, जब अंदर का पकड़ने वाला बल बराबर है, ज्यादा है, तो भी आप अटके रहोगे। केवल एक कंडीशन है जब आप बाहर गिरोगे, वो क्या है, जब आपके पकड़ने का बल कम हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रण बल कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अपने पाथ से बाहर छूट जाएगा। और इसी पे एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको कि जब
देखिए माना कोई ये चलिए यहां पे करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है। पृथ्वी के चारों सैटेलाइट भी घूमती हैं और ये किस बल से अटैच रहती है, ये भी सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रण बल से अटैच रहती है। अगर अब देखिए अगर ये बल कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए तो क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। ये बल अगर खत्म ही हो जाए तो क्या होगा, रुक जाएगा, जो सैटेलाइट है वो रुक जाएगी, या फिर सैटेलाइट पृथ्वी की तरफ आएगी की तरफ। तीसरा आपका सैटेलाइट दूर जाएगी पृथ्वी से दूर। और चौथा है कि वो टेंजेंशियल में आगे बढ़ेगी, टेंजेंट में आगे, टेंजेंट मतलब स्पर्शी रेखा की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इनमें से केवल एक ऑप्शन सही है कि वो क्या होगा, स्पर्शी रेखा की दिशा में आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिए जब भी आप किसी पत्थर को घुमा रहे हो रस्सी पे, पत्थर अगर छूट जाता है तो पत्थर नहीं आपकी तरफ आता है नहीं दूर गिरता है, वो एक उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में वेग लग रहा है। क्यों, ये आपको अभी बताया था मैंने, इस पे हर पल ऐसा वाला वेग लगता रहता है जिसे हम टेंजेंशियल या फिर स्पर्शी बल बोलते हैं। अगर यहां पे से छूट गया तो इधर के लिए सीधे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये है आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब देखते हैं इनका मान कितना होता है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी पिंड गति कर रहा है तो न्यूटन के दूसरे नियम से उस पर बल लगता है m गुणा त्वरण, उसका द्रव्यमान और किस त्वरण से चल रहा है। तो इस समय हमारा त्वरण कितना आया था, मैंने यहाँ पे त्वरण का सूत्र लिखा था v²/r, तो क्या आ जाएगा m v²/r। तो जो बल लग रहा है इस समय वो इतना है, ये आपका अभिकेंद्रण बल, आप दोनों कह सकते हैं F1 बराबर F2, दोनों बल का सूत्र यही है, अभिकेंद्रण बल और अपकेंद्रण बल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स का फॉर्मूला यही है, F=mv²/r। ठीक, अब देखिए इनके उदाहरण आते हैं कि जैसे चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों, तो किस बल के कारण, F=mv²/r। और आपने ये देखा होगा जो सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने एक मशीन सुनी होगी, ब्लड क्लॉटिंग करवाने काम आता है, जब टेस्टिंग होती है आपसे ब्लड लिया गया सैंपल तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। फिर जब आपका प्लाज्मा अलग करते हैं ब्लड से, प्लेटलेट्स अलग करते हैं, उस समय भी ये प्रोसेस करवाई जाती है। और आपने ये भी देखा होगा गाँव में क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन निकालने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। मक्खन निकालने के लिए ज्यादातर पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मक्खन निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें ऑप्शन देंगे अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण और भी ऑप्शन होंगे, आपको ध्यान रखना उस समय क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि बाहर का। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी मैंने आपको थीटा एंगल पे बताया था, एक प्रश्न कर लेते हैं उस पे। अभी हम इस पे भी एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद थीटा वाले पे करते हैं। तो अगर प्रश्न है कि कोई पिंड 7 मीटर वाले त्रिज्या, 7 मीटर त्रिज्या वाले वलयाकार परिपथ में घूम रहा है जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, तो उसका सेंटीमीटर फोर्स बताओ। m मतलब 60 केजी की कोई वस्तु किसमें घूम रही है, r, 7 मीटर वाली त्रिज्या में घूम रही है और कितने वेग से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वेग से घूम रही है अगर, तो उसमें बल निकालो, बल कितना होगा। अब आपको पता है ये तीनों चीजें हैं, सारा सूत्र में रख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। F बराबर 60 गुणा 40 गुणा 40, क्योंकि v² था बटे 7, हल कर लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला, इसे आप खुद कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन सुधर जाएगी आपकी। अगला है आपका कि अगर कोई वस्तु, ये ध्यान दीजिएगा, इस वाले प्रश्न को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, इस वाले प्रश्न को 2 तरीके से बताऊंगा। ये 7 मीटर की त्रिज्या है और इस आदमी ने यहां से यहां तक 44 मीटर
44 मीटर की दूरी तय की है, विस्थापन नहीं बोल रहा हूं, दूरी तय की है। तो दूरी दी है आपको 44 मीटर, ठीक है, और आर दिया है आपको 7 मीटर। तो आपको पूछ दिया कि इसका विस्थापन कितना होगा, ये है ना, ये कितना होगा, कोण कितना होगा। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, ये आपने पढ़ा भी होगा, थीटा बराबर आर अपॉन एल। आर अपॉन एल, इस समय सिंबल अलग हो गए हैं, चलो इसको आपके हिसाब से लिख लेता हूं मैं। ये याद रखना, कोण बराबर आर्क बटे त्रिज्या, कोण बराबर आर्क बटे त्रिज्या। अगर आपसे पूछे कितने का कोण है, तो देखिए ये निकलेगा आपका आर्क कितना, यानी कि यहां इसको बोलते हैं आर्क, ये कितना चला 44, त्रिज्या कितनी है 7, तो ये आ गया आपका थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 7 छक्के 42, 7 दूनी 14, 8 56, लगभग इतना। अब थीटा है, कोण किसमें होता है, रेडियन, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कोण किसमें होता है, रेडियन है, स्टेरेडियन, इसका ध्यान रखिए। चलिए अब दूसरी तरीके से करते हैं प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न में ऐसे ही दे रहा हूं कि कोई वस्तु है 7 मीटर उसका त्रिज्या है, वो यहां से यहां तक थीटा, और ये है 21 मीटर, 21 22 23 आप ले सकते हो, ठीक है। और ये पूछा गया है कि आर्क 21 है, तो कोण बताओ, तो आपको कोण निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, देखो 360 डिग्री गया होगा कितने में, 2 पाई आर में। जब पूरा घुमा होगा तो कितनी दूरी तय की होगी उसने, 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा गए 22 बट्टे 7 गुणा गए 7, 7 दूनी 44, 44 मीटर की उसने दूरी तय की 360 घूमने में। तो अब ये कह रहा है कि 44 मीटर घूमने के लिए 360 लगा, तो 21 मीटर घूमने के लिए कितना लगा होगा, 21 मीटर के लिए क्या होगा 360 बटे 44 गुणा 21, ऐसे ही आया होगा 360 बटे 44 गुणा 21। तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आपका थीटा निकल जाएगा कि थीटा कितना आ रहा है। आप इसे हल कर लीजिए, ये आ रहा है आपका 2 4 2 4 2 2 8 16 अंडा 2 2 2 18 90 9 9 18 बटे 11, चला गया आपका 11 कम 11 11 7 77 78 79 11 कम 11 लगभग इतना 171 होता है, 171 कुछ भी आ सकता है। इतने का कोण बना, जो कोण बन रहा है इतना है रेडियन, इतना रेडियन का कोण बना। तो कुल ये था आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोण दिया है और उसको आपको पाई के पद में बदलना है, देखो कोण होता है डिग्री में और पाई होता है रेडियन में। रेडियन होती है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं जिसको। तो डिग्री को कोण में कैसे बदलते हैं, कोण को रेडियन में कैसे बदलते हैं, माना आपके पास 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री को लिखते हैं हम पाई बाय 3, और अगर 30 डिग्री दिया है तो पाई बाय 6। कैसे, ये देख लीजिए, आपको छोटा सा है, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। इसको करते हैं, केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है 180 बटे पाई। अगर आपके पास डिग्री दी है, अगर आपके पास डिग्री दी है तो आपको पाई बटा 180 से गुणा करवा देना है। देखिए 18, तो यानी कि पाई बटे 3, 60 डिग्री का मतलब पाई बटे 3। अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि अगर आपको पाई बटे 3 दिया है तो इसको डिग्री में बदलो, तो क्या आ जाएगा 180 बटे पाई, तो पाई से पाई घटा 18, 60 डिग्री। आपको इनको ध्यान रखना है, बस ये याद रखिए, इससे आप सर्कुलर मोशन पूरा कर लोगे। आई होप सर्कुलर मोशन आपके समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रवलय। प्रवलय आपको पता है, प्रवलय कैसा होता है,
अगर ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो कुछ यूं होगा, या फिर यूं भी हो सकता है, आधे पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे हो। ये सब क्या है, प्रवलय के चित्र हैं। तो इस समय जिस प्रवलय की बात कर रहे हैं हम, वो ये है प्रवलयकार मोशन। अब ये है क्या, आप कभी भी कुछ भी चीज फेंकते हो, पत्थर फेंका, सिक्का फेंका, चलती गाड़ी से कुछ फेंका, पेड़ में चढ़ के कुछ फेंका, या फिर आप टावर में हो, बिल्डिंग में हो, उससे कोई फर्क नहीं। आपने अगर कुछ भी चीज फेंकी है, आगे के लिए फेंकी है, नीचे के लिए नहीं, आगे के लिए, तो ये आपका प्रवलयाकार गति बताएगा या फिर दर्शाएगा। आप कुछ भी चीज फेंकते हो तो प्रवलयाकार यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिनोट करेगा। देखो कैसे, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। आपने एक चीज गौर की होगी, आपने कोई पुरानी मूवियां देखी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने, जो धनुष चलाते हैं, वो क्या करते हैं, धनुष का निशाना ऊपर के लिए बनाते हैं, यहां पे किसी चीज को मारने के लिए। अगर सीधा रखा हुआ है तभी भी ये क्या है, यहां जाके इस पे लगता है। क्यों? दूसरी चीज, अगर कोई यहां पे वस्तु रखी हुई है, यहां पे गन से शूट करना है उसे, तो हम सीधा ही मारते हैं, अधिकतर सीधा ही मारते हैं। और हर एक गन की कोई ना कोई रेंज होती है, वो रेंज इसीलिए बताई जाती है कि इस रेंज पे वो सीधा मार सकती है। और आप जहां पे मार रहे होंगे, अगर आप सीधा भी मार रहे हो गन से, तो उससे कुछ ना कुछ वो नीचे लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। जहां पे आप एग्जैक्ट मार रहे हो वहां पे नहीं लगती है। अगर मैंने पिस्टल ली है, सपोज उसकी रेंज 50 मीटर तक की है, अगर ये 50 मीटर है, एग्जैक्ट 50 मीटर है, तो ये अपने लक्ष्य से थोड़ा सा नीचे लगेगी। 50 मीटर से कम है तो ये अपने लक्ष्य पे लगेगी, क्योंकि रेंज दी है, ध्यान रखिएगा, रेंज दी है इस समय गन की। और ये ऐसा क्यों, हम गन को ऐसे क्यों नहीं मार रहे कि गन को ऊपर गोली मारी और यहां लगेगी, क्योंकि जो बुलेट होती है, गोली होती है, उसमें गति होती है, ठीक है। और जो गति होती है उसको ज्यादातर वो सीधा मोशन करवाती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी गति कम होने लग जाती है, वो प्रवलयाकार मोशन में आ जाती है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगती है। देखते हैं कैसे काम करेगी। मैं बंदूक का ही बता देता हूं आपको। अभी तक हमने रैखिक पढ़ दी, सर्कुलर पढ़ दी, और अब देखते हैं, देखिए अगर ये बंदूक है, यहां से आपने गोली मारी, अगर यहां से यहां तक इसकी रेंज है, बंदूक की खुद की रेंज है कि यहां तक ही लक्ष्य को सीधा भेज सकती है, तो इसके बाद क्या होगा, ये नीचे आने लग जाएगी यूं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, आगे से नीचे के लिए आने लग जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ये क्या करने लग गया, प्रवलयाकार गति करने लग गया प्रोजेक्टाइल। और यहां तक क्या था इसका, लीनियर, ये लीनियर मोशन था, जहां से उसकी स्पीड कम होने लग गई वो नीचे के लिए आने लग गई। ये क्या है, लीनियर मोशन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, जब भी आप किसी वस्तु को फेंकते हो तो प्रवलयाकार गति करती है। अब देखिए, आपने रेखीय और प्रोजेक्टाइल देखा होगा। रेखीय होता है एक बीमीय, वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में होता है लीनियर मोशन, और 2 डायमेंशन में होता है आपका प्रोजेक्टाइल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं कि जो लीनियर मोशन होता है, फिर रेखीय मोशन होता है, रेखीय गति होती है, वो किस प्रकार की गति है, एक विमीय, 2 विमीय, त्रिविमीय, वो 1 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन में क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, 2 डायमेंशन में, 2D में आएगा। आज जब 3D पढ़ेंगे उस समय 3D का देखेंगे। अभी क्या है आपके पास, 2 डायमेंशन मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल। तो इस पर बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल है क्या। आपने किसी भी वस्तु को फेंका तो वो कुछ ऊंचाई तक जाएगी, ऊंचाई के बाद वो आगे जाके रुक जाएगी। माना मैंने यहां पे था, यहां से किसी वस्तु को फेंका, जमीन थी, जमीन से फेंका तो आगे आके वो जमीन में ही गिरेगी, ठीक है। तो जो ये किया है इसने, ये प्रवलयाकार है। एक दूसरा, मैं किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूं, मैंने यहां से फेंका, अगर मैं सीधा फेंकता हूं तो कुछ देर बाद यूं गिर जाएगा। यूं गिर जाएगा मतलब इसके आधे का काम है, इसके बाद का काम हो रहा है वो, इसके बाद।
यहां से फेंका ये, यानी कि किसी ऊंचाई से मैंने फेंका तो किसी ऊंचाई से वो नीचे आ रहा है, ये वाला काम है। दूसरा, यहां मैं खड़ा था, यहाँ पे कोई आदमी था, मुझे बॉल फेंकनी है, पत्थर फेंकना है, कुछ भी, तो अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो ये पहला वाला भाग होगा, यहां से यहां तक का। जैसे शिकारी कबूतर को शूट करते हैं या फिर बंदर को गोली मार रहे हैं, शिकारी ज्यादातर जमीन में ही रहते हैं और बंदर या फिर कबूतर क्या होंगे, ऊपर ही रहेंगे, तो उन्हें शूट करने के लिए ये वाली प्रोसेस चलती है। और वो मैंने कहा है वो डिपेंड करता है बंदूक की रेंज पे भी। तो चलिए अब बात करते हैं इस पे। इस समय आप देख सकते हो कि यहाँ जो वस्तु है, जो पिंड है, जो फेंक रहे हैं जिसे हम, वो दो प्रकार की गति कर रहा है। एक तो वो ऐसे भी चल रहा है, दूसरा वो ऊपर के लिए चल रहा है। एक ऊपर के लिए जा रहा है, दूसरा सीधा जा रहा है। ऊपर और सीधा दोनों दिशा में जा रहा है। कितनी गतियां हो गई, पहली वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी कि एक ऊपर के लिए जा रहा है, एक आगे के लिए जा रहा है। अब मैंने तो वस्तु को फेंका यहां से था, इनिशियल चाल यू के साथ, ठीक है, यू के साथ फेंका था मैंने, वो आगे गई कुछ ऊंचाई तक, जहां पे सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी उसे बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। और यहां से यहां पे जहां पे पहुंचेगी इतनी दूरी को बोलते हैं उसकी रेंज। रेंज यानी कि पसार, कहां तक जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, माना यहां से यहां तक जाने में लगा t1 समय और यहां से यहां तक जाने में लगा t2 समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना लगा, t बराबर t1 धन t2। यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा धन यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, ये दोनों मिला के बनता है उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसे बोलते हैं t1, इसे बोलते हैं t2, और कुल मिला के t1 धन t2 लगा। क्लियर, ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसे तीन टुकड़ों में विभाजित करेंगे। देखिए, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया थीटा कोण, तो आपको पता है वेक्टर वाला, जब वेक्टर हम रिसोल्यूशन करते हैं तो इस दिशा में जो वेग आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा, और ऊपर की दिशा में क्या आएगा, u sin थीटा। जिस दिशा में थीटा होता है वहां cos आता है, जिसमें नहीं होता है वहां sin आता है। अब बात कर लेते हैं इस पर। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की काम कैसे करता है। मैंने आपको कहा प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे काम करता है, तो दो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें एक चीज काम करेगी, देखिए, अगर मैं किसी निश्चित हाइट से किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूं, माना ये मारकर मैंने ऊपर फेंका, तो अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं और यहां पे वापस पकड़ रहा हूं तो ये उतनी ही वेग से यहां पर आएगा जितनी वेग से मैंने इसे ऊपर फेंका था। इसका ध्यान रखिए, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैंने किसी वस्तु को यहां से फेंका और यहां तक गई, तो यहां पे जिस वेग से फेंका था मैंने, यहां पे वो उसी वेग से वापस आएगी, जिस वेग से फेंका था उसी वेग से वापस आएगी। अब देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन था, ऐसे ये थीटा था, ऊपर के लिए u sin थीटा और नीचे के लिए u cos थीटा। अब पूरे प्रवलयाकार को मैं तीन भागों में तोड़ रहा हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले वस्तु ऊपर गई, यहां तक ऊपर गई। दूसरा, वस्तु सीधी गई, यहां से यहां तक सीधी गई। और तीसरा, नीचे के लिए आई, यहां से यहां तक ऊपर गई, यहां से यहां तक नीचे के लिए आई, और यह ये सीधी गई। तो ये हो गया हमारा ए भाग जब ऊपर गई, बी भाग जब सीधी गई, और सी भाग जब नीचे आई। इन तीनों को मिला के ये बन रहा है, ये भी कह सकते हो मैंने इसको तीन भाग में तोड़ दिया। अब आप देख सकते हो, इसे मैंने कहा था h हाइट, यहां से यहां तक r पसार रेंज, तो r तो ये हो गई, ये क्या हो गई h, ये भी h। अब अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूं तो मैंने ये भी कहा था कि यहां पे वापस आएगी उतनी ही वेग से, लेकिन ऊपर कहीं जाके वो रुकेगी पहले, तब वापस आएगी। तो यहाँ पे इसका जो वेग होगा वो कितना होगा, 0। ऊपर जाके रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो देखिए, अब इसमें काम कर लेते हैं। पहले ऊपर की, यहाँ पे u बराबर कितना होगा, v बराबर कितना होगा, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे भी u बराबर कितना होगा और
v बराबर कितना होगा ये लिख लेंगे, और यहाँ पे भी u बराबर कितना है और v बराबर कितना है। तो पहली कंडीशन u बराबर, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर के लिए क्या है, u बराबर ऊपर के लिए क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा। ऊपर जाके उसने रुकना है तो v कितना हो जाएगा, 0। और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा था, t1। ठीक, यहां देखिए, यहां u यहां से शुरू हुआ है तो u कितना है, 0। v कितना है, u cos थीटा। मैंने क्या कहा था, जिस वेग से फेंकोगे उसी वेग से वापस आएगा उसी बिंदु पे। यहां पे u कितना है, अच्छा ऊपर के लिए u साइन थीटा है, साइन थीटा होगा। अब आगे के लिए कौन सा है, u cos थीटा, और अंतिम में कितना होगा, वो भी u cos थीटा, क्योंकि ऊपर फेंका है नीचे फेंका है। क्लियर। अब देखिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं। यहां से समय कितना लगा, t1। इसमें गति की पहली समीकरण, गैलीलियो की गति की पहली समीकरण लगाओ, v बराबर u धन at। ठीक है। अब इस समय a नहीं आएगा, a के जगह पे क्या आएगा, g आएगा, ग्रेविटी। तो देखिए, क्योंकि आपका प्रवलय है, प्रवलय में ये नीचे क्यों आ रहा है, अगर मैंने फेंक दी किसी वस्तु को तो सीधी जानी चाहिए थी। ये प्रवलयकार क्यों बना रहा है, क्योंकि हर जगह पे g इसको नीचे के लिए खींच रहा होगा, हर जगह पे g खींच रहा होगा नीचे के लिए, इसलिए नीचे आई है गुरुत्वाकर्षण बल। तो v बराबर u धन gt। तो यहाँ पे v तो 0 है, u धन gt। अब एक चीज देखिए, जब भी वस्तु ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का अपोज करती है, जब भी करती है, तो समय g किस में होता है, माइनस में। यानी कि ऊपर फेंकते हुए g बराबर -g, और नीचे आते हुए g बराबर धन का g। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर जाते हुए ऋण g, नीचे आते हुए धन g। तो यहां से u निकाल लीजिए, u बराबर gt1, और t1 बराबर u बटे g। ये आया t1 कि इस वाले में कितना वक्त लगा उसे। दूसरा, इससे निकाल लेते हैं t2। तो यहां भी क्या आएगा, v बराबर u धन gt। अब इस समय नीचे आ रहा है तो g धनात्मक होगा, तो v की जगह पे क्या है, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा बराबर gt2। तो यहां से t2 निकाल लो तो u साइन थीटा बटे g। यहां पे भी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, u साइन थीटा। तो आप देख सकते हो t1 और t2 निकल गया। तो मैंने क्या कहा था, कुल t बराबर t1 धन t2। तो t1 कितना आया, u साइन थीटा, t2 क्या है, u साइन थीटा। तो यानी कि 2 बार u साइन थीटा बटे g। ये है आपका कुल लगा हुआ समय, 2u साइन थीटा बटे g। अब देख लेते हैं दूसरा, ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए यहां पे लगाओ तीसरी समीकरण, पहले वाले में लगाओ चाहे आखिरी वाले में लगाओ, ऊंचाई निकालनी है। तो तीसरी समीकरण लगाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2gh। ये आएगी, v 0, u बराबर u साइन थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर ऋण 2gh मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट है। तो यहां से इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, h का मान कितना आ रहा है यहां से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। कुल लगा समय इतना है और कुल मैक्सिमम ऊंचाई इतनी है। ये 2 हो गई हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं, पसार कितना था। ठीक, तो इसे हटा देता हूं मैं थोड़ा। तो अगर मैं सीधा चल रहा हूं जमीन पे, क्योंकि जो रेंज है वो जमीन की बात कर रहा है सीधे जाने की, तो यहाँ पे r निकालना है। r यानी कि देखिए शुरुआत जो u है, u कितना है हमारा, u cos थीटा, ये तो हमें पता है। और डिस्टेंस कितनी है, r। कुल समय लगा t। तो इन माध्यम से निकाल लीजिए,
S बराबर UT धन हाफ GT का वर्ग। S बराबर UT धन हाफ GT का वर्ग। देखिए S कितना है समय, रेंज R, U कितना है, U cos थीटा, और कुल लगा समय कितना था, यहां तक मैंने T निकाला था, T बराबर 2U sin थीटा बटे G। तो जो कुल समय लगा यहां से यहां तक जाने में वो कितना लगा, 2U sin थीटा बटे G। ठीक है, तो R बराबर ये आया। और धन, अगर वस्तु पहले से जमीन पर है तो समय उस पर G सिर्फ उसको जमीन में रखने का काम करता है। अगर आप जमीन से ऊपर जाओगे तो भी G का मान कम होता है, जमीन से नीचे जाओगे तो भी G का मान कम होता है। तो उस समय उसमें G कितना काम कर रहा होगा, 0, क्योंकि देखिए G की बात हो रही है और सीधे में क्या काम करता है, त्वरण A। तो आपको इसको हल कीजिए, इसको हल करके कितना आ रहा है आपका, R बराबर U का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे G। तो देखिए U का स्क्वायर, ये सूत्र किसका होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा बटे G। ये हो गया R का मान। पसार इतना है, कुल लगा समय टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, और H निकाला था हमने, वो कितना था, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G। ये 3 चीजें हैं किसी प्रवलयाकार में, ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं और ये 3 चीजें हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैं किस कोण पे वस्तु को फेंकूं कि R का मान मैक्सिमम हो जाए, R का मान मैक्सिमम हो जाए। तो आंसर आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मैं क्या करूंगा, किसी वस्तु को फेंकूंगा। ये कहीं बार पूछा गया है, कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। 45 डिग्री के कोण पे फेंकने पे मेरी वस्तु बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी, और मुझे बहुत ज्यादा ऊंचाई तक फेंकना है। तो मुझे अगर ऊंचाई तक फेंकना है तो उसमें थीटा आ जाएगा 90 डिग्री की, मतलब मुझे सीधा ऊपर ही फेंकना है। देखिए ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए थीटा का मान 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा था, यहाँ कितना रखो, 0 में 45, तो 45 दूनी 90, यहाँ भी 90 बन रहा है, इसीलिए मैक्सिमम हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे आगे के लिए मैक्सिमम फेंकना है तो मुझे 45 के कोण पे फेंकना पड़ेगा, अगर मुझे ऊपर के लिए मैक्सिमम फेंकना है तो 90 के कोण पे फेंकना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अगली वीडियो में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर वर्क और फोर्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।